एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपना जो कल का सेशन चल रहा था इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और अगर आज कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कल के वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। और साथ ही कल से हम स्टार्ट करेंगे सामाजिक अंकेक्षण, जो कि उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट जो है ग्रामीण विकास ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आजीविका की तरफ बढ़ेंगे। मैंने ये प्रॉमिस नहीं किया है कि मैं सब कुछ कंप्लीट कराऊंगी, लेकिन मेरे से जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं वाटरशेड परियोजना के संस्थागत व्यवस्थाएं। तो इसकी जो है संस्थागत व्यवस्थाएं क्या क्या हैं ये हम देख लेते हैं। तो वाटरशेड परियोजना के संस्थागत व्यवस्थाएं क्या है, जैसे कि राज्य स्तर पर क्या होता है। राज्य स्तर पर अगर इस इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को चलाना है तो इसके लिए गठन किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा गठन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा एजेंसी बनाई जाती है, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी जिसको कहते हैं। इसका गठन किया जाता है। कौन गठन करता है? राज्य सरकार खुद इसका गठन करते हैं। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं यहाँ पे विकास आयुक्त, अपर सचिव, मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, संबंधित विभाग का प्रधान सचिव, या राज्य सरकार द्वारा जो भी नामित व्यक्ति होगा। राज्य सरकार द्वारा जो भी नामित व्यक्ति होगा वो इसका अध्यक्ष होता है। इसमें जो है सदस्य बनते हैं, इसमें 4 से 7 जो हैं ये व्यावसायिक विशेषज्ञों का एक दल राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी की सहायता करेगा। तो नोडल एजेंसी की सहायता यहाँ पे कौन करता है? यहाँ पे नोडल एजेंसी की सहायता करेगा 4 से 7 व्यावसायिक विशेषज्ञों। मतलब इसका जो है विशेषज्ञ होगा, मतलब उसको ऑलरेडी इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में कुछ ना कुछ उसको नॉलेज होगा। वो यहाँ पे 4 से 7 लोगों का यहाँ पे दल होता है। तो राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी बनाने के लिए कौन बनाता है? राज्य सरकार द्वारा ये बनाया जाता है। इसके अध्यक्ष होते हैं विकास आयुक्त, अपर सचिव, मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, संबंधित विभाग का प्रधान सचिव, या फिर राज्य सरकार का जो भी नामित सदस्य होगा वो इसका अध्यक्ष होता है। अब इसमें 4 से 7 व्यावसायिक विशेषज्ञ भी होते हैं जो इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। अब इसमें कार्य क्या होता है कि राज्यों के लिए वाटरशेड परियोजना की स्वीकृति देना या राज्य के सभी वाटरशेड परियोजना पर निगरानी करना। ठीक है, अगर राज्य में वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहा है तो उसका रख रखाव या फिर निगरानी करना, उसका देख रेख करना। और दूसरा, अगर वहाँ पे नहीं चल रहा है तो वहाँ पे उस परियोजना को चालू करने के लिए स्वीकृति देना। कहाँ पे? राज्य में। तो राज्य में हमने देख लिया। नेक्स्ट है जिला स्तर पर कैसे होता है। तो जिला स्तर पर अगर जिला में वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो वहाँ पे भी इकाई बनाई जाती है, मतलब एक कमेटी बनाई जाती है, ऐसा कह सकते हैं। तो वाटरशेड कमेटी बनाई जाती है। ऐसे जिला में ये चीज़ें स्टार्ट की जाती है जहाँ पे 25,000 हेक्टेयर जो है वहाँ पे होगा। 25,000 हेक्टेयर के अंदर जो है वाटरशेड मैनेजमेंट जो है ये बनाया जाता है। कम से कम उस जिला में जो है इकाई कब बनाई जाएगी, जिला वाटरशेड विकास इकाई कब बनाई जाएगी? जब तक वो भूमि जो है 25,000 हेक्टेयर का ना होगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। 25,000 हेक्टेयर जो है यहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे ये वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं, जैसे कि राज्य स्तर पर क्या था, राज्य स्तर पर होने के लिए 4 से 7 विशेषज्ञ जरूरी थे, लेकिन इसमें 3 से 4 विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, जिसमें कि कृषि हो सकते हैं, जल प्रबंधन, लेखा और परियोजना प्रबंधन से जो भी जिनको ज्ञान होगा ये इसमें शामिल होंगे। तो 3 से 4 इसमें है जिला स्तरीय पे, लेकिन राज्य स्तरीय पे हमने देखा था 4 से 7 जो हैं इसमें विशेषज्ञ शामिल थे। ठीक है, जिला स्तर पर कितने हैं? 3 से 4। सबसे बड़ा राज्य हो जाता है तो राज्य में 4 से 7, फिर उसके बाद जिला हो जाता है तो 3 से 4 यहाँ पे। कार्य क्या होगा? जिला स्तरीय आंकड़ा प्रकोष्ठ को स्थापित करना तथा इसका रख रखाव करना और इसे राज्य व राष्ट्र स्तरीय आंकड़ा केंद्र के साथ जोड़ना। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है? जिला स्तरीय आंकड़ा प्रकोष्ठ को स्थापित करना, मतलब जिला स्तरीय पे ये वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम अगर नहीं चल रहा है तो वहाँ पे चलाना, उसको मतलब वहाँ पे स्टार्ट करना, उसका रख रखाव करना, अगर चल रहा है तो वहाँ पे रख रखाव करना, और या उसको फिर राज्य और राष्ट्रीय आंकड़े से यहाँ पे जोड़ना। ठीक है, राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय आंकड़ा केंद्र से के साथ जोड़ना यहाँ पे। नेक्स्ट है परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी। नेक्स्ट है क्या है? परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी। इसका गठन कौन करता है? इसका गठन जो है नोडल एजेंसी, जो कि राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा जो रहता है ये इसका गठन करते हैं। कौन करता है? गठन किसके द्वारा होता है? राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा। इन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों में राज्य केंद्र सरकार के अंतर्गत
स्वायत्त संगठनों, सरकारी संस्थानों, अनुसंधान निकायों, मध्यवर्ती पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों को शामिल किया जा सकता है। तथापि इन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन से मानदंड जो हैं, यहाँ पे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं कि जैसे यहाँ पे जो भी यहाँ पे परियोजना के लिए यहाँ पे रखा जाएगा उसको पहले से कहीं ना कहीं अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसको अनुभव होना चाहिए। उन्हें समर्पित वाटरशेड विकास दलों के गठन के लिए तैयार होना चाहिए। अगर यहाँ पे वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए कोई दल बनाया जा रहा है, ठीक है, तो कोई दल बनाया जा रहा है तो उसके लिए वो ऑटोमेटिकली क्या होने चाहिए? वो प्रिपेयर्ड रहने चाहिए, माइंडली प्रिपेयर्ड रहने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी मतलब ये जो परियोजना चल रहा है, ये जो क्या है, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को चलाने के लिए एजेंसी बनाया जाता है। इस प्रोग्राम को कार्यान्वयन मतलब देख रेख करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए, इसके ऊपर काम करने के लिए एजेंसी बनाया जाता है। ये एजेंसी कौन बनाता है? तो ये राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इस परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी में राज्य केंद्र सरकार दोनों के अंतर्गत क्या होते हैं, कौन कौन से इसमें कौन कौन शामिल होंगे? तो सरकारी संस्थान, अनुसंधान निकाय जो हैं, मध्यवर्ती पंचायत, स्वयंसेवी संगठन भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इसको भी कह सकते हैं। तो ये लोग जो हैं इसमें शामिल होंगे। अब इसमें कुछ मानदंडों का पालन किया जाता है, जैसे कि अगर इसमें शामिल हो रहे हैं, इसमें दल बनाया जा रहा है, तो ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड होने चाहिए माइंडली, और उनको पहले से इस चीज़ों के बारे में अनुभव होना चाहिए। मतलब वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए पहले से। ठीक है, अब ये जो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु स्वयंसेवी संगठन हेतु मानदंड क्या है? तो उनको कम से कम वो पाँच साल की अवधि से वो पंजीकृत रजिस्टर्ड होने चाहिए। कम से कम कितने? कम से कम वो 5 साल वर्ष तक के, 5 साल वर्ष के अंतर्गत कम से कम वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। कितने? 5 साल वर्ष के। तो यहाँ पे अगर ये जो परियोजना है, ये प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत अगर वो कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अगर कार्य करते हैं तो उसके लिए मानदंड क्या है? कम से कम उनको 5 वर्ष का रजिस्ट्रेशन उनके पास होना चाहिए, 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा कभी भी ब्लैक लिस्ट में ना डाला गया हो, ये होना चाहिए। महिला व पुरुष दोनों हो सकते हैं यहाँ पे। इसे अपने निर्देशक मंडल ब्यूरो प्रस्तुत करना चाहिए। यहाँ पे ब्यूरो भी वो क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कार्य की शर्त क्या है? एक संगठन को एक जिले में 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र नहीं दिया जा सकता। मतलब यहाँ पे संगठन बना तो उस संगठन को 10,000 का क्षेत्र ही दिया जाएगा, 10,000 हेक्टेयर का क्षेत्र दिया जाएगा, उससे अधिक क्षेत्र नहीं दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये कार्यान्वयन एजेंसी कौन कौन हो सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी यहाँ पे हो सकता है इसके अंतर्गत। तो किसी भी समय एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक राज्य में 30,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र नहीं दिया जाएगा। जैसे कि कोई एक संगठन है, उसको या तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र नहीं दिया जाएगा, या फिर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का, अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो उसको एक राज्य में ठीक है, एक संगठन को क्या होता है, एक जिले में 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र नहीं दिया जाएगा। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एक राज्य को भी देख सकता है, तो एक राज्य को देखने के लिए यहाँ पे 30,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र नहीं दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी मामले में एक संगठन को राज्य में चल रही कुल परियोजना का 1/4 से ज़्यादा परियोजना नहीं दिया जा सकता है। कोई भी मामला है उसमें एक संगठन को किसी भी मामले में क्या किया जाएगा? किसी भी मामले में एक संगठन को राज्य में चल रही कुल परियोजना का 1/4 से ज़्यादा परियोजना नहीं दिया जाएगा। तो मतलब जैसे कि किसी भी कंडीशन में हो जाए, एक जो संगठन है उसको अगर राज्य में वो परियोजना चल रही है तो उसका पूरा परियोजना जो है यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। सिर्फ 1/4 से ज़्यादा यहाँ पे परियोजना नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाटरशेड विकास दल। वाटरशेड विकास दल क्या होगा? यहाँ पे वाटरशेड को विकास करने के लिए, मतलब वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम बना है तो उसका डेवलपमेंट पे तो होना चाहिए, तो इसके लिए एक ग्रुप बनाया जाता है। दल मतलब ग्रुप, तो इसके लिए ग्रुप बनाया जाता है इसको डेवलपमेंट कराने के लिए। तो यहाँ पे परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा ये गठन किया जाता है। यह परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का अभिन्न भाग है। ठीक है, वाटरशेड को डेवलपमेंट करने के लिए भी ग्रुप बनाया जाता है। ये किसके द्वारा गठन किया जाता है? तो ये परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा। अब इसमें कितने होते हैं?
कम से कम मतलब मिनिमम जो है यहाँ पे 4 सदस्य जो हैं, कम से कम मिनिमम जो है 4 सदस्य होने चाहिए, ठीक है, जिसमें एक महिला तो होनी ही चाहिए, एक लेडीज़ यहाँ पे स्टाफ जो है, एक फीमेल स्टाफ यहाँ पे होगी। कम से कम 4 सदस्य होंगे, जिसमें उन 4 सदस्य में से भी एक सदस्य जो है महिला होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको जो सदस्य होंगे उनको फार्मिंग के बारे में, कि कृषि के बारे में, मृदा विज्ञान मतलब सॉइल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जल का वाटर का मैनेजमेंट के बारे में, सामाजिक संगठन तथा संस्थागत निर्माण में व्यापक जानकारी और अनुभव होना चाहिए। तो अगर वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को इसको डेवलपमेंट करना है, इस जो परियोजना है, ये जो मतलब कह सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम है इसका अगर विकास करना है, इसका विकास करने के लिए भी ग्रुप बनाया जाता है, जो कि 4 लोगों का सदस्य इसमें होते हैं, मिनिमम 4 लोगों के लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। उस 4 में से भी एक महिला होती है। क्या होता है, उनको कम से कम नॉलेज होना चाहिए फार्मिंग के बारे में, सॉइल के बारे में, वाटर का मैनेजमेंट कैसे करें, ये सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और इसका गठन कौन करता है, ये जो दल बनता है, ये ग्रुप बनता है इसका, तो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा ये जो है, ये ग्रुप जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी यहाँ पे क्या करता है, इस वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में यहाँ पे क्या करता है, अपना योगदान देता है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो इसका गठन जो है वाटरशेड समिति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, वाटरशेड समिति द्वारा, वाटरशेड विकास दल के सहयोग से। किसके सहयोग से, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, वाटरशेड विकास दल का ग्रुप जो बनता है उसके सहयोग से यहाँ पे स्व सहायता समूह का यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। इसमें सदस्य कौन कौन होंगे, जिनकी आजीविका वाटरशेड क्षेत्र पर निर्भर हो। अब यहाँ पे कौन यहाँ पे शामिल होगा, जैसे कि गरीब, छोटे व सीमांत किसान परिवार, भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर, महिलाएं, चरवाहा, SC ST के व्यक्तियों को मिलाकर स्व सहायता समूह का गठन किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, स्व सहायता समूह का भी गठन किया जाता है। इसका गठन कौन करता है, इसका गठन करते हैं जो वाटरशेड समिति है ना, वाटरशेड समिति द्वारा, किसके, वाटरशेड विकास दल के सहयोग से। किसके सहयोग से, जो यहाँ पे हमने देखा कि वाटरशेड डेवलपमेंट ग्रुप जो बना था, यहाँ पे विकास दल जो जिसको कहते हैं, वाटरशेड विकास दल ग्रुप के मदद से क्या किया जाता है, वाटरशेड समिति जो है इसके द्वारा ये गठन किया जाता है। सबसे पहली बात याद रखना ज़रूरी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन कैसे किया जाता है, वाटरशेड विकास द्वारा। ये जो दल है वाटरशेड विकास दल जो है, इसके सपोर्ट से, इसके मदद से वाटरशेड समिति जो है ये डिसीजन लेती है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया जाएगा। इसमें जो शामिल होंगे वो कौन होंगे, जो इस वाटरशेड के बारे में समझते हो, मतलब उनकी जीवन जो है, उनकी आजीविका जो है इसी से चलती हो, कि वो जो है वाटर को डिपॉजिट करके रखते हैं, जो वर्षा का पानी होता है, और इसी से फिर कहीं ना कहीं वो अपना जो भी छोटा मोटा काम है, सिंचाई हो गया, घर का आजीविका का काम, जैसे पोछा लगाना, बर्तन धोना, ये सारी चीज़ें एक एग्जांपल बता रही हूँ, तो इनको पता हो कि वाटरशेड मैनेजमेंट एग्जैक्टली कैसे किया जाता है। तो ये कौन लोग होंगे, गरीब होंगे, छोटे व सीमांत किसान होंगे, फिर या फिर जिनके पास भूमिहीन जो मजदूर होंगे, ऐसे भूमिहीन खेतीहर मजदूर होंगे, महिला हो सकती है, चरवाहा हो सकता है, SC ST को मिलाकर ये स्व सहायता समूह बनाया जाएगा। अब इसका लाभ क्या होगा, तो प्रत्येक स्व सहायता समूह जो होगा वो नोडल मंत्रालय द्वारा परिक्रामी उपलब्ध होती है। कैसे, चक्रीय निधि से ये उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है प्रयोक्ता ग्रुप भी बनाया जाता है, मतलब यूजर्स ग्रुप बनाया जाता है। तो ये किसके द्वारा गठन किया जाता है, वाटरशेड समिति द्वारा, वाटरशेड विकास दल की सहायता से। ये भी सेम यूज़र ग्रुप अगर बनाया जाता है तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है, वाटरशेड विकास ग्रुप के मदद से ही बनाया जाता है। मतलब वाटरशेड विकास दल यहाँ पे हेल्प करती है किसका, वाटरशेड समिति का, जो कि यूज़र ग्रुप बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। कौन, वाटरशेड समिति बनाता है यूज़र ग्रुप। ये यूज़र ग्रुप कैसे बनता है, वाटरशेड समिति यहाँ पे उसका गठन करती है, लेकिन वाटरशेड समिति को भी हेल्प कौन करता है, वाटरशेड विकास दल यहाँ पे हेल्प करता है। अब इसमें जो सदस्य होंगे, इसमें क्या है कि भूमि जोत रखने वाले किसान शामिल होंगे, जिन्हें वाटरशेड बनने से प्रत्यक्ष लाभ होगा। ऐसे सदस्य इसमें शामिल होंगे जैसे कि वाटरशेड बना, जैसे कि ऐसा वर्षा का पानी जो कि तालाब में जाके रुकता है, उस पानी का यूज़ जो है ऐसे लोग प्रत्यक्ष रूप से करते हो, वो तुरंत उसका यूज़ करते हो, ऐसे लोगों को ये जो है यही सदस्य इसके होंगे।
इनका कार्य क्या होगा? यह समूह ग्राम पंचायत व ग्राम सभा के सहयोग से परियोजना के अंतर्गत सृजित सभी परिसंपत्तियों के प्रचालन व संरक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम इतने टाइम से पढ़ रहे थे कि वाटरशेड समिति है, वाटरशेड समिति जो है ये गठन करती है। तो एग्जैक्टली हम देखते हैं कि वाटरशेड समिति जो है इसका गठन कौन करता है। तो वाटरशेड समिति का गठन जो है, अभी तक हमने पढ़ा कि वाटरशेड समिति जो है यहाँ पे क्या करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा इसका गठन करती है। फिर हमने देखा कि वाटरशेड विकास स्व सहायता समूह मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये जो है गठन करती है वाटरशेड समिति। यूज़र ग्रुप का जो है वाटरशेड समिति यहाँ पे गठन करती है। तो एग्जैक्टली ये वाटरशेड समिति है क्या, इसका गठन कौन करता है? जब ये सबका गठन कर रहे हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन कर रहे हैं, प्रयोक्ता ग्रुप यूज़र ग्रुप बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो ये वाटरशेड समिति को कौन बनाता है? तो इसको बनाने वाला है ग्राम सभा, जो कि ग्राम सभा बनाता है। लेकिन यहाँ पे हेल्प कौन करता है? वाटरशेड विकास दल जो है यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे समिति बन भी रही है, वाटरशेड समिति बन भी रही है, तो इसका गठन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। लेकिन इसका हेल्प कौन करते हैं? तो इसका हेल्प याद रखिएगा, वाटरशेड विकास दल इसका हेल्प करती है। अब इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो ग्राम सभा गाँव के किसी सुयोग्य व्यक्ति को वाटरशेड समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित या नियुक्त कर सकते हैं। मतलब ग्राम सभा में जो भी व्यक्ति होगा, उसमें जो भी योग्य व्यक्ति होगा, उसको यहाँ पे इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। कम से कम इसमें 10 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? वाटरशेड समिति, अब ये बड़ी कमेटी बन रही है ना, एक ग्रुप छोटा हो जाता है, ग्रुप मतलब 4-5 का ग्रुप भी बना सकते हैं, लेकिन कमेटी कहीं ना कहीं बड़ी हो जाती है। तो कमेटी बनाने के लिए यहाँ पे लगभग 10 सदस्य होंगे, जिनमें से जो होगा आधा सदस्य गांव में जो स्व सहायता समूह चलता है, जैसे कि यूज़र ग्रुप बना है, अनुसूचित जनजाति जाति का कोई है, महिला है, भूमिहीन व्यक्ति है, ये सारे लोग मिलके इसमें कम से कम 10 सदस्य ऐसे लोग मिलेंगे। ठीक है, तो वाटरशेड कमेटी कैसे बनता है? ये ग्राम सभा द्वारा बनाया जाता है। किसके मदद से? वाटरशेड विकास दल के मदद से बनाया जाता है। इसमें जो है ग्राम सभा गाँव का जो है, गाँव का जो ग्राम सभा में जुड़ा होगा वही इस वाटरशेड समिति का अध्यक्ष हो सकता है। लेकिन इसमें सदस्य जो हैं कम से कम 10 सदस्य होंगे। तो 10 सदस्य, अध्यक्ष तो ग्राम सभा का कोई भी एक व्यक्ति जो है, जो योग्य व्यक्ति होगा उसको बना दिया जाएगा। लेकिन इस कमेटी में सदस्य जो मिले रहते हैं वो 10 सदस्य होंगे। एक हेड तो बनता ही है ना यार, क्लास में भी इतने बच्चे होते हैं, लेकिन मॉनिटर तो एक बनता ही है। तो वैसे ही एक अध्यक्ष तो होगा, लेकिन उसमें 10 सदस्य और भी होंगे। तो उस 10 सदस्य में स्व सहायता समूह भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है, भूमिहीन व्यक्ति भी हो सकता है, SC ST का लोग भी हो सकते हैं, या फिर यूज़र ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पदेन सदस्य। इसमें वाटरशेड विकास दल का एक सदस्य वाटरशेड समिति में भी प्रतिनिधि के रूप में शामिल होगा। तो वाटरशेड जो विकास दल का कोई एक सदस्य होगा, जैसे कि यहाँ पे वाटरशेड को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए भी यहाँ पे ग्रुप बनाया गया था, उसमें से भी एक सदस्य इसमें शामिल होगा। किसमें? वाटरशेड कमेटी में। तो ये पॉइंट भी बहुत याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वाटरशेड कमेटी अगर बन रहा है तो उसमें एक वाटरशेड विकास दल का भी एक व्यक्ति यहाँ पे शामिल होगा। सचिव जो होंगे यहाँ पे, वाटरशेड समिति का सचिव वैतनिक कार्यकर्ता होगा। और नेक्स्ट है उप समिति। उप समिति में क्या दिया गया है कि जहाँ एक पंचायत से एक से अधिक गांव शामिल हो। मतलब ऐसा होता है ना कि एक ग्राम पंचायत में हो सकता है एक से अधिक गांव शामिल हो। तो ऐसा जैसे कि एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक जहाँ पे गांव शामिल हो, वहाँ पे संबंधित गांव में वाटरशेड विकास परियोजना के प्रबंधन हेतु प्रत्येक गाँव के लिए एक पृथक उप समिति गठित करेंगे। जैसे कि एक मतलब एक जो एक ग्राम पंचायत है उसमें एक से अधिक गाँव शामिल होगा, तो वहाँ से संबंधित गांव से वाटरशेड विकास परियोजना प्रबंधन हेतु प्रत्येक गांव के लिए एक कम से कम उप समिति गठित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, जहाँ तक ये जो वाटरशेड परियोजना में एक से अधिक पंचायतें शामिल होंगी, वहाँ प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अलग से समितियाँ गठित की जाएंगी। जैसे कि जहाँ पे एक वाटरशेड परियोजना में एक से अधिक पंचायत शामिल हो रहा है, जैसे कि एक वाटरशेड प्रोग्राम है उसमें एक से अधिक पंचायत अगर शामिल हो रहा है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ पे प्रत्येक गाँव के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक समिति अलग से बनाया जाएगा। जैसे कि एक वाटरशेड प्रोग्राम है उसमें एक से अधिक पंचायत शामिल हो रहा है,
एक वाटरशेड प्रोग्राम में एक से अधिक ग्राम पंचायत शामिल हो रहा है तो वहाँ पे प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक समिति अलग से बनाया जाएगा। अब यहाँ पे बैंक खाता जो है ये वाटरशेड समिति वाटरशेड परियोजना के लिए निधियाँ प्राप्त करने हेतु एक पृथक बैंक खाता खोलेगी। तो एक बैंक खाता होना चाहिए जो कि वाटरशेड समिति वाटरशेड परियोजना के लिए यहाँ पे निधियाँ प्राप्त करने के लिए जो भी राशि होगा उसको प्राप्त करने के लिए एक अलग से बैंक खाता यहाँ पे खोलेगी। नेक्स्ट है सचिव वाटरशेड कमेटी। ये इसका चयन कौन करता है तो ग्राम सभा के बैठक में किया जाएगा। तो सचिव वाटरशेड समिति जो है ये ग्राम सभा के बैठक में किया जाएगा। स्वतंत्र वेतन भोगी, यह एक स्वतंत्र वेतन भोगी कार्यकर्ता होगा जो पंचायत सचिव से अलग एक पृथक होगा। मतलब यहाँ पे पंचायत से अलग ये होगा, जो सचिव होगा ये एक अलग होगा। ठीक है, सचिव के पास वाटरशेड समिति की सहायता करने के अलावा कोई अन्य जिम्मेदारी नहीं होगी और वाटरशेड समिति के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करेगा और उसका चयन योग्यता अनुभव के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सचिव वाटरशेड समिति है इसमें इसका चयन कौन करता है, सचिव जो होगा इसका चयन कौन करेगा तो ग्राम सभा के बैठक में ये किया जाएगा। ठीक है, ये एक स्वतंत्र वेतन भोगी होगा, ये मतलब एक स्वतंत्र रूप से वेतन भोगी कार्यकर्ता होगा जो पंचायत सचिव में अलग से काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सचिव के पास कोई और काम नहीं होगा। मतलब सचिव के पास क्या काम होगा कि वाटरशेड जो कमेटी है उसका सहायता करने के अलावा कोई और जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पे जो सचिव बनाया जा रहा है इस वाटरशेड कमेटी के लिए ये ग्राम सभा के द्वारा चयन किया जाता है इसका। ठीक है, इसको सेलेक्ट कौन करता है, इसका सचिव अगर बना रहे हैं, वाटरशेड कमेटी का अगर सचिव बना रहे हैं तो ये ग्राम सभा के द्वारा जो है ये सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन इस सचिव का कोई काम नहीं होगा, इस सचिव का काम बस इतना होगा कि वाटरशेड कमेटी जो है इसका सहायता करेगा, इसके अलावा इसकी कोई और अन्य जिम्मेदारी नहीं होगी। मतलब ये स्वतंत्र अपना वेतन भोगी कार्यकर्ता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक यहाँ पे हो जाता है। तो इसके आगे 4-5 स्लाइड और रह जाएंगी, उसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर उसके बाद हम देखते हैं MCQ जिसमें हम देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय योजना को और स्वर्ण जयंती योजना का जो है MCQ, साथ ही साथ संधि के हिंदी MCQ देखेंगे। ठीक है, तो अगर MCQ वाला पार्ट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और अपना तैयारी जो है बेस्ट कर सके। क्योंकि यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रख रही हूँ जो आपसे पूछा जा सके और मैं 100% कह सकती हूँ कि इसमें से क्वेश्चंस तो आपके ज़रूर फंसेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो पिछले आए गए हैं। ठीक है, 2012 और 2017 में। नेक्स्ट देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे DNYE NRLM के तहत इस सत्यापित SHG सदस्यों के लिए कितने रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये जो दीनदयाल उपाध्याय NRLM के तहत सत्यापित जो SHG समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो सदस्य समूह होगा, इसके लिए कितने रुपए का ओवरड्राफ्ट सुविधा यहाँ पे उपलब्ध किया जाएगा। 5,000 रुपये, 10,000, 15,000 या फिर 25,000। तो सही आंसर है 5,000 रुपये। नेक्स्ट है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार NRLM योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य के माध्यम वित्त पोषण, मतलब यहाँ पे आर्थिक सहायता कितनी दी जाती है। केंद्र और राज्य जो है यहाँ पे आर्थिक सहायता कितना देते हैं, तो केंद्र और राज्य जो है यहाँ पे आर्थिक सहायता देते हैं 75-25 का। ठीक है, नेक्स्ट है जो दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM योजना के क्रियान्वयन निम्न स्तरों पर किए जाते हैं। कितने स्तर पर किए जाते हैं क्रियान्वयन जो है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसका क्रियान्वयन कितने स्तरों पर, तो राष्ट्रीय, जिला, राज्य, ग्राम और ब्लॉक स्तर। मतलब यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सही सभी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की शुरुआत कब हुई थी। तो ये जो बिहान की शुरुआत हुई थी ये 1 अप्रैल 2013 को शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 1 अप्रैल 2013 को शुरुआत हुई थी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की शुरुआत। नेक्स्ट है CG स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन छत्तीसगढ़ किस योजना का नाम है। तो CG स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है ये बिहान का नाम है। किसका नाम है, बिहान योजना का नाम ही CG स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन नाम है।
राज्य छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका मिशन संवर्धन समिति का पंजीयन कब कराया गया था? तो राज्य छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का पंजीयन जो है, आजीविका संवर्धन समिति का पंजीयन जो है कब कराया गया था? संवर्धन समिति का पंजीयन जो है यहाँ पे कराया गया था 1 जून 2011 को। नेक्स्ट है, बिहान योजना के प्रारंभ में राज्य के कितने विकास खंडों को शामिल किया गया था? तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बिहान योजना के प्रारंभ में राज्य के कितने विकास खंडों को शामिल किया गया था? तो कितने विकास खंडों को शामिल किया गया था? यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 64। नेक्स्ट है, बिहान योजना वर्तमान में प्रदेश के कितने जिलों में लागू है? तो बिहान योजना जो है, ये जो योजना है ये वर्तमान में कितने जिलों में लागू है? तो ये जो है राज्य के संपूर्ण जिलों में लागू है। कितने? संपूर्ण जिलों में लागू है। नेक्स्ट है, बिहान योजना के लिए नोडल विभाग है, कौन यहाँ पे नोडल विभाग बनता है? तो बिहान योजना के लिए जो नोडल विभाग होता है ये राज्य पंचायत विभाग बनता है। नेक्स्ट है, बिहान योजना के लिए केंद्र और राज्य का अंश कितना होता है? तो केंद्र और राज्य का अंश होता है 60:40 का, यहाँ पे केंद्र और राज्य का अंश होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्व सहायता समूह के लिए पंचसूत्र में शामिल है? तो नियमित साप्ताहिक बचत, हाँ। 3 नियमित आंतरिक लेन देन, ये भी होगा। नियमित उधार वापसी, सही पुस्तक संधारण अर्थात सही हिसाब किताब। तो ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहान अंतर्गत प्रदेश के किस वर्ग को विशेष प्राथमिकता दी गई है? तो बिहान के अंतर्गत कौन सा वर्ग जो है इसको विशेष प्राथमिकता दी गई है? विशिष्ट पिछड़ी जनजाति जो होंगे, विकलांग होंगे, विधवा होंगे, भूमिहीन होंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जनजाति, जो पिछड़ी जनजाति होती है उनको भी दिया जाता है, विकलांग को भी दिया जाता है, विधवा को भी और भूमिहीन को भी। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, स्व सहायता समूह को आवश्यक सहयोग करने हेतु किया जाता है। तो स्व सहायता समूह को आवश्यक सहयोग करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, क्या गठित किया जाता है? तो स्व सहायता समूह को आवश्यक सहायता देने के लिए यहाँ पे गठित किया जाता है ग्राम संगठन, ताकि वो स्व सहायता समूह का हेल्प कर सके। नेक्स्ट है, यहाँ पे अब हमारा स्टार्ट हो जाता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले तो यही जानना ज़रूरी है कि इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था 1999 में। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस प्रकार का कार्यक्रम है? तो ये एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट है, SGSY के लिए नोडल विभाग होगा, कौन जो है यहाँ पे नोडल विभाग होता है? SGSY के लिए नोडल विभाग कौन होगा? तो यहाँ पे होगा नोडल विभाग, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग। नेक्स्ट है, SGSY के तहत जो है आर्थिक सहायता जो दी जाती है केंद्र और राज्य के हिसाब से कितना अनुपात है इसका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 75-25 का। नेक्स्ट है, SGSY जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश का कौन सा वर्ग जो है लाभार्थी होगा? तो केवल पुरुष वर्ग होगा, केवल महिला वर्ग, केवल गरीब वर्ग या फिर केवल उच्च वर्ग? तो यहाँ पे महिला पुरुष नहीं, केवल गरीब वर्ग। नेक्स्ट है, SGSY के तहत परियोजना के लिए किसी लाभार्थी को कितने रुपए तक सब्सिडी प्रावधान किया जाएगा? तो इसमें चारों ऑप्शन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 70,000 सब्सिडी इनको दिया जाता है। ठीक है, SGSY के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों को कितना सब्सिडी प्रावधान किया जाता है टोटल यहाँ पे? तो यहाँ पे दिया जाता है 1,25,000। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है योजना SGSY में शामिल है? तो कौन सी योजना यहाँ पे शामिल है? समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP, ये तो है। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये भी है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, ये भी है। ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम, हाँ। तो यहाँ पे कहीं ये चीज़ें हो रही हैं क्या एक साथ यहाँ पे दिख रहा है? नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा D ऑप्शन। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन किया जाता है, इस किसके द्वारा जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन किया जाता है? तो ये सहकारी बैंकों द्वारा।
नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में लाभार्थी श्रेणी में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो यहाँ पे 40% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए रखा गया है। तो ये हमारा यहाँ पे SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का यहाँ पे MCQ समाप्त होता है। अब नेक्स्ट है हमारा संधि हम देखेंगे, जो कि इस वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट हो सके तो समाज से रिलेटेड या फिर कोई भी देखा जाए, अभी देखते हैं, उससे MCQ रिलेटेड MCQ लेके आऊँगी यहाँ पे। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हमने 30 तक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन होंगे कल जो मैंने कराया था और आज को मिला के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दध्योदन शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि है दध्योदन शब्द में? तो यहाँ पे ओ शब्द दिख रहा है, ओ यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे यह जो है ये कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे दध्योदन जो है ये यण संधि है। ठीक है। नेक्स्ट है किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? एक सेकेंड। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस विकल्प में जो है विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पे तिरोधान में भी हुआ है, सिरोधार्य में भी हुआ है, तो दीपोत्सव में जो है यहाँ पे विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? तो उड्डयन का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो उद्धन नयन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? तो कौन सा जो है यहाँ पे संधि विच्छेद जो किया गया है ये सही है। उद्धन स्वसित, कविधन इंद्र, दिक्धन नाग या फिर रामधन ईश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें जो दिक्धन नाग जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्निहित का शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अंतर्निहित का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अंतःधन निहित, ये जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दैत्य प्लस अरि, ये जो है संधि विच्छेद करके दिया हुआ है। दैत्य प्लस क्या दिया है? दैत्य प्लस अरि दिया हुआ है। तो इसका संधि विच्छेद अगर हुआ है तो इसको जब जोड़ा जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? ये किसमें इसका सही संधि क्या हो जाएगा? तो इसका सही संधि जो होगा यहाँ पे दैत्यारी जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ये विष्णा नहीं गविष्णा है। ठीक है, तो ये विष्णा नहीं गविष्णा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो गविष्णा शब्द का सही संधि विच्छेद जो है ये अव में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये कौन सी संधि है? अयादी संधि। यहाँ पे अव दिख रहा है ना, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा 3, गोधन एषणा गवेषणा, ऐसा इसका सही आंसर हो जाएगा गवेषणा। ठीक है। नेक्स्ट है गृहास्पद का सही संधि विच्छेद होगा। तो गृहास्पद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका सही संधि विच्छेद अगर किया जाए तो ये घृणा धन आस्पद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निस्सिम का कौन सी संधि सही है? तो ये निस्सिम जो है इसमें कौन सी संधि सही है? तो इसमें जो है सही संधि कौन सी हो जाएगी? निय धन सिम, शायद इसका सही संधि विच्छेद होगा। एक बार आप लोग भी चेक करना। अगर मैं कोई ऑप्शन यहाँ पे टिक करती हूँ तो ऐसा नहीं कि टोटली मेरे ऊपर डिपेंड रहे। अगर आपको लगता है कि जो मैं कुछ गलत आंसर बता रही हूँ तो आप बिल्कुल कमेंट करके ये चीज़ें आप बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दिग्धन गज। तो दिग्धन गज यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महर्षि में कौन सी संधि होगी? तो महर्षि में जो संधि होगी, यहाँ पे दो ऑप्शन रिपीट हो गया है, तो महर्षि में जो संधि होगी यहाँ पे क्या हो जाएगी? अर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये गुण संधि हो जाएगी। ओ ए और अर, तो ये किस में आ जाता है? गुण संधि में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सत्याग्रह। सत्याग्रह में कौन सी संधि है? तो सत्याग्रह में यहाँ पे जो संधि होगी यहाँ पे हो जाएगी ये यड़ संधि, क्योंकि आधा वर्ण के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? यह आ रहा है। नेक्स्ट है तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तिरस्कार शब्द में जो संधि प्रयुक्त हुई है यहाँ पे कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? यहाँ पे यूज़ कौन सी संधि हुई है? तो यहाँ पे विसर्ग संधि प्रयोग हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है किस शब्द की संधि सही है? तो स्त्रीधन उचित
स्त्रोचित, नदी धन अर्पण, नद्यार्पण, एक धन एक, ये तो गलत हो जाएगा। एक होता है इसका, पितृधन अनुमति, पितृनुमति। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पितृनुमति। ठीक है, पितृनुमति ये जो है यहाँ पे इसकी संधि जो है सही है। नेक्स्ट है किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है, तो कौन सा जो है यहाँ पे सही संधि विच्छेद नहीं किया गया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, समधन विधान, ये तो सही है। धनम धनजय, धनंजय हो जाएगा इसका। वाम धन इस, तो ये जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। नेक्स्ट है किस शब्द में संधि विच्छेद गलत है, तो किस शब्द में, प्रतिधन इक्षा, मधुधन अरि, या फिर यथाधन इष्ट, या फिर पौधन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ी ही हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। 47 का 3 ऑप्शन। नेक्स्ट है 48 किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो यहाँ पे महाधन आत्मा अमात्य, सॉरी महात्मा है ये, तो महाधन अमात्य, भय धन आक्रांत, स्नेह धन आविष्ट, या फिर कंटक धन आकीर्ण, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, भय धन आक्रांत। तो यहाँ पे कौन सा जो है यहाँ पे सही नहीं है, भयांक्रांत। ठीक है, नेक्स्ट है किस शब्द की संधि सही नहीं है, इसमें भी यही बताना है। तो महाधन उदय जो है ये सही नहीं है, महोदय। ठीक है, महाधन उदय जो है ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे। सॉरी मैं क्या कह रही हूँ, सतधन नारी जो है यहाँ पे गलत हो जाता है। सदमारी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सतधन नारी जो है यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, सतधन नारी जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये 48 में मैंने क्या बताया था, संधि विच्छेद सही नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो, ये जो है ये सही हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे संधि विच्छेद सही नहीं है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको मैंने बताया था ये नहीं होगा। ठीक है, इसकी संधि विच्छेद सही नहीं है, और इसमें क्या हो जाएगा, सतधन नारी जो है यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द का संधि सही नहीं है, तो किस शब्द की संधि जो है यहाँ पे सही नहीं है, तो यहाँ पे देखा जाए तो अधिधन आदेश, अध्यादेश ये सही है। अभिधन आगत, अभ्यागत भी सही है। अभिधन अधीन, अध्याधीन भी सही है। अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा गलत लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने आपको झूठ बोला, यहाँ पे कौन सा सही है, यहाँ पे अधिधन अधीन ये जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। अधिधन अधीन जो है ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ तक हमने संधि के एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया। अब संधि का मैंने जितना हो सका यहाँ पे आपके साथ एमसीक्यू शेयर करने की कोशिश की। नेक्स्ट मैं कल से हिंदी में कुछ और भी एमसीक्यू लेके आऊँगी दूसरे पार्ट से, जैसे कि समास हो सकता है या फिर कोई और भी चीज़ें देख सकती हूँ मैं, लोकोक्ति वाला पार्ट देख सकती हूँ। तो यहाँ पे वो एमसीक्यू मैं लेके आने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो यहाँ तक आज का सेशन हमारा कैसा रहा ये ज़रूर से बताएं कमेंट करके। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो जो है मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।